ये टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम ने हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया। पार्ट 3 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड पढ़ रहे थे। अब जो 12 क्रेनियल नर्व थी वह पढ़ रहे थे। गोलोस्पोफेरिंजियल जो होती है वो मिक्स्ड होती है। ग्लाइकोस फेरिंजियल नर्व जो कि सेंसरी होती है। ग्लाइको टंग को 1/3 पार्ट को मेंटेन करती है। इट कैरी सेंसरी इम्पल्स of testes from the posterior 1/3 part of the tongue to the brain into the cerebrum gastatory area. Motor यानी pharynx. It supply to the thorax muscles and help in swelling through movement. Vagus यानी कि आवारा होता है। पेन्यूमोगैस्ट्रिक नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व मिक्स्ड यानी सेंसरी और मोटर सेंसरी। इट कैरी सेंसरी इम्पल्स सोमेटो फ्रॉम सेंसरी पैन टच टेम्परेचर प्रेशर फ्रॉम द फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकियल लंग्स गैस्ट्रिक ऑर्गन ईटीसी टू द ब्रेन into the cerebrum into the somatosensory area or particular lobe. Motor it is supplied to the muscles of the whole pneumogastric organ carried out movement automatic movement parasympathetic या vascular organ। फिर है एसेसरी मोटर न्यूरॉन इट सप्लाई टू द नेक सप्लाई स्टीनोसेलोडोमेस्ट्रॉइड मसल्स एंड शोल्डर मसल ट्रेपेजोइड विच हेल्प इन नेक मूवमेंट इन शोल्डर मूवमेंट। क्रेनियल नर्व hypoglyceal nerve motor nerve supply to the tongue muscles help in the tongue movement। फिर 12 नंबर क्रेनियल नर्व hypoglyceal nerve motor nerve supply to the tongue muscles help in tongue muscles। स्पाइनल नर्व 31 पेयर 62 C6 यानी कि सर्वाइकल 8 T12 यानी थोरेसिक 12 L5 यानी कि लंबर 5 S5 यानी सेक्रल 5 C1 यानी कोक्सीयल 1 ऐसी होती है। देखो ये सर्वाइकल फ्लेक्सिस C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 ऐसे होती है। दोनों तरफ 4 होती है तो 8 हो गई। फिर है लंबार थोरेक्स ऐसे होती है, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकियल फेस, इसको बोलते हैं 12 जो कि 11 पैर 11 C1 फ्रीली सप्लाई होती है। फ्रीली सप्लाई इसमें होती है 11 पेयर में होती है, ठीक है। फिर है L1 L2 L3 L4 L5 जो कि क्या है लंबार फेल। S1 S2 S3 S4 जो क्या है सेक्रल फ्लेक्सिस कोक्सीयल फ्लेक्सिस कोक्सीयल। फिर कॉर्डियल इक्वना जो कि L2 से C1 तक होती है 10 पेयर। Spinal nerve deals with spinal cord 31 pair 62 in number all are mixed sensory and motor। Sensory nerve deal with spinal cord 31 pair 62 number all are mixed sensory and motor। C8 T12 L5 S5 C1। फिर है फ्लेक्सिस कितने होते हैं 5। सर्वाइकल फ्लेक्सिस ब्रेकियल लंबार सेक्रल कोक्सीयल फ्लेक्सिस। देयर आर द 5 फ्लेक्सिस। पहला है सर्वाइकल फ्लेक्सिस जो क्या है C1 से C4 बिलो
स्टीनो क्लोइडो मैकडोयल, ठीक है। फिर है ब्रैकियल C5 से T1 बिलो सब क्लेवियन वेन लंबार प्लेक्सिस जो कि L1 L5 बिलो सुडो पेसोमसल्स। फिर है सेक्रल जो कि C1 C4 बिलो पेरिफेरल मसल्स। फिर है सी कॉक्सियल मसल्स जो कि क्या है S4 से C1 बिलो पेरिफेरम मसल्स। रिमेनिंग पार्ट T12 से लेके T12 तक 11 पेयर स्पाइनल नर्व आर फ्रीली सप्लाई विदाउट फॉर्मिंग एनी प्लेक्सिस टू द ICS यानी इंट्राकोस्टल स्पेस बिटवीन द थोरैक्स मसल मूवमेंट इंट्राकोस्टल मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। L2 से C1 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर अराइज फ्रॉम द फ्यूलियम terminates and arrange in horse-tail like fissile cano as a coda equina यानी कि जो हॉर्स होता है उसके पीछे जो पूंछ होती है ना उस टाइप में ये होता है, ठीक है, जिसे कोडा इक्विना बोलते हैं। फिर है साइटिक नर्व साइटिक नर्व सप्लाई टू लेग्स L5 S1 S2 लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नर्व सप्लाई पेनिक नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम रेडियल नर्व वेटस ड्रॉप मिडिल नर्व CT5 कार्पस टर्नर सिंड्रोम टर्म्स अल्नार नर्व क्लैम्ड हैंड। अल्नार नर्व में प्रॉब्लम हो तो क्लैम्ड हैंड हो जाता है, क्लैम्ड हैंड। एक्सिलरी नर्व क्यूडेंट कैन कोज एक्सिलरी नर्व इंजरी। फुट ड्रॉप यानी कि डीप पेरिटियल नर्व इंजरी। ब्रैकियल पाल्सी C5 से लेके T1 में। इसमें क्या होगा, इर्व पाल्सी जो कि C5 से लेके C6 तक होती है जिसको हम वेटर टिप बोलते हैं। कुलुम क्रैक पाल्सी जो कि C7 से C8 1 से लेके T1 तक इसमें हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे PNS में जो सोमेटिफॉर्म और ऑटोनिमिक है। सोमेटिक में क्या होता है, स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल आती है। ऑटोनस में क्या होता है, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स आती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ए सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द आवर बॉडी। अपनी बॉडी के ऑटोमेटिक जो सिस्टम होते हैं उनको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देयर इज़ ए नो ऑर्गन फ्रॉम द सिस्टम ऑलवेज वर्क एज ए ऑटोमेटिक सिस्टम यानी कि गैंग्लिया, जैसे कि क्या कौन कराता है, गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूक्लिया यानी कि ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन CNS। देखो गैंग्लिया होते हैं जो अपना काम फ्रीली करते हैं। हार्ट के अंदर हार्ट की मसल्स होती है जो अपना आप काम करती है, हमारे कहने पे नहीं करती, यानी कि बॉडी अपना काम खुद करती है। थोरेसिक लंबर से वहाँ से मिलता है उनको और फिर वो करती है अपना काम। दिस सिस्टम है दो पार्ट, ये 2 पार्ट में होता है। PNSA यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम इनको अब 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। SNS और PSNS यानी कि सोमेटिक है ना, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, जो कि कब काम करता है, जो कि एडेनर्जिक में होता है, फ्लाइट में काम करता है। पेरी नर्वस सिस्टम जो कि कोलिनर्जिक है, ये है एडेनर्जिक, वो है कोलिनर्जिक। जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम खाना खाते हैं, ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, रेस्ट करते हैं तब स्टिमुलेट होता है। और जब हम ये सब नहीं करते हैं, फ्लाइट जब हम कभी डर जाते हैं किसी चीज़ से या कोई टेंशन होती है, ऐसी चीज़ों में स्टिमुलेट होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड
स्पीड अप ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, मतलब स्पीड में हो जाते हैं सारे सिस्टम बॉडी के एक्सेप्ट GIT, क्योंकि वो स्लो हो जाता है। जब सारे सिस्टम बढ़ते हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ी, पूरा शरीर बढ़ा हुआ है, दिमाग को अलर्ट रहना पड़ता है, तो सारे बढ़ा हुआ है लेकिन भूख वाला नहीं पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। आउटफ्लो, पहले हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लेते हैं, चलो इसका भी देख लेते हैं साथ साथ में। और इसमें क्या होता है, स्लो अप ऑल सिस्टम ऑफ द एक्सेप्ट GIT। और जब हम खाना खाते हैं, मतलब देखो इसमें क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सारे बॉडी के ऑर्गन स्लो हो जाते हैं। उसमें क्या था, सारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम था जो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इसमें क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसमें एक्सेप्ट क्या है, GIT। उसमें भी एक्सपेक्ट क्या था, GIT, लेकिन उसमें क्या था, बाकी ऑर्गन बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, बाकी स्लो हो जाते हैं, GIT बढ़ जाता है ऐसे। और उसमें आउटफ्लो कहाँ होता है, थोरेक्स टू लंबर होता है। इसमें कहाँ होता है, क्रेनियल सैक्रल यानी कि नीचे वाले एरिया में। फिर प्री गैंग्लिक फाइबर्स, इसमें जो प्री गैंग्लिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, CNS टू द गैंग्लिया की तरफ होते हैं। फाइबर्स शॉर्ट्स होते हैं किसके अंदर, थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकते हैं हम, जबकि उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी पेरीगैंग्लियक होते हैं, लेकिन फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, क्योंकि GIT पूरा वर्क करता है इसलिए। फिर है पोस्ट गैंग्लिया टू पेरिफेरल ऑर्गन के लिए होते हैं, यानी कि हमें पेरिफेरल ऑर्गन को भी कंट्रोल करते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तब हमें टॉयलेट बाथरूम ऐसा कुछ नहीं लगता है, तो उसको कंट्रोल करते हैं, तब वो लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स जो कि अपना PNS में क्या हो जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ खाना ही पचाना और कुछ नहीं करना इसलिए। फिर है प्री GNT, यानी कि एसिटाइल को दोनों में होता है ये प्री GNT और POGNT एड्रेनलिन, इसमें एसिटाकोलाइन, और उसमें दोनों में एसिटाकोलाइन होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व में, और अपना सोमेटिक नर्व में दोनों क्या हो जाएंगे, एक में हो जाएगा प्री GNT में हो जाएगा एड्रेनलिन, और PO2GNT में हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनर्जिक इपिनेफ्रिन, इसमें कौन सा काम करता है, PSNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कॉर्निनर्जिक, ठीक है। ये हो गया अपने दोनों में डिफरेंस। फिर है फंक्शन ऑफ द ANS, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शन क्या है, तो CNS का फंक्शन और PNS का फंक्शन। CNS का क्या है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, हाइपर अलर्ट करता है, जबकि PNS क्या करता है, स्लिप दिलाता है, लेथार्जी बनाता है, ठीक है। CNS क्या करता है, आई माइट्रेसिस कराता है, डायलेशन ऑफ द पिपल कराता है, मियोसिस करवाता है। PNS यानी कि सुलाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है पिपल को। और जो SNS है वो क्या करता है, हार्ट के अंदर टेकीकार्डिया करवाता है, हार्ट रेट इंक्रीज कराता है, जबकि PNS क्या कराता है, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट डिक्रीज करवाता है। CNS में क्या होता है, एड्रेनलिन एंटीकोलिनर्जिक होता है, जबकि PNS में क्या होता है, कोलिनर्जिक एंटी एड्रेनर्जिक होता है, ठीक है। मतलब कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जब हाइपरटेंशन होता है, BP बढ़ती है, लेकिन जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है तो हाइपोटेंशन और BP घटती है। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, SV बढ़ता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में दोनों घटता है। सेंट्रल वाइटल वेजोडाइलेशन होता है, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में सेंटर तो क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और पेरिफेरली वेजो डायलेशन हो जाता है, यानी कि रिलैक्सेशन हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या असर होगा, तो हाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम बढ़ जाएगा, टेकिपनिया हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। खाना ही तो खा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डर लग रहा है, तब सांस इंक्रीज हो जाती है। ब्रोंको डायलेटर बोल सकते हैं, सोलो रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। उसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है,
ड्रॉप एंड स्लो ब्रीथिंग होने लग जाती है। जेनाइटो या फिर यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, यूरिन रिटर्न होने लग जाएगा, रिटेंशन डिस्ट्रैक्शन मसल्स हो जाएगी, यानी कि रिलीज करने के लिए नहीं होगी। इंटरनल स्पिंडर जो है वो कंसिस्ट होके रहेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी, इंटरनल स्पिंडर है वो भी रिलीज हो जाएगा, डिट्रॉइस होने लग जाएगा, आराम करने लग जाएगा और आराम से यूरिन पास कर देगा, खाना भी खा लेगा व्यक्ति। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। फिर स्किन पे क्या होगा, डाइफरोसिस होने लग जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, व्यक्ति भागेगा डरेगा, तब गूज बम होने लग जाएगा उसको, प्योरेक्शन हो जाए, लेकिन इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल स्किन होगी, ठीक है। जीआईटी पे स्वेल जो सलाइवा है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, माउथ ड्राई होने लग जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाएगा, इंटेस्टाइन भी इंक्रीज होने लग जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और उसमें क्या हो जाएगा, ये सारे फंक्शन जो सलाइवा, माउथ में जो ड्राइनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्रोवलिंग होने लग जाएगी, गैस्ट्रिक सिक्रीनी इंक्रीज, इंटेस्टाइनल इंक्रीज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, उसमें डायरिया जैसे सिस्टम होंगे, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया ही रहते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये अपना हो गया ख़त्म, ठीक है, दोनों के फंक्शन। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्रेन क्या है, ब्रेन में क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, माइंड, तो हम क्या करेंगे, HCR, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे, अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, अर्लीस्ट हाइपोक्सिया में जाता है पेशेंट, तो क्या होता है, व्यक्ति को रेस्टलेसनेस अर्लीस्ट होता है, फिर डिलीरियम होता है, यानी कि क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके जो विचार होते हैं उस पर बादल छा जाते हैं, फिर स्पूटर यानी कि म्यूट मोशन लेस होने लग जाता है व्यक्ति, फिर अनकॉन्शियस में चला जाता है, फिर कोमा में आई क्लोज कर लेता है, कोमा विजिल यानी कि ओपन आई होती है उस व्यक्ति की कोमा में रहते हुए, फिर GCS यानी कि ग्लाइकोकोमा स्केल विच इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसमें कितने होते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, तो ये वो टेस्ट हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हम ग्लाइकोकोमा स्केल, जिसमें हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स 3 होते हैं। अगर मैक्सिमम कब बोलते हैं, जब 4 नंबर हो आई में और 5 नंबर हो वर्बल में और 6 नंबर हो मोटार में, और अब मिनिमम एक दे देंगे तीनों को, तो 3 मिनिमम हो जाएंगे और मैक्सिमम 15 हो जाएंगे। आई रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे, 4 नंबर हम कब देंगे, जब वो अपनी आंखें खोल रखा होता है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपन, तब 4 नंबर देते हैं। 3 नंबर कब देते हैं, जब आई ओपन करता है साउंड के साथ, हम उसको नाम देते हैं सुनो भाई, तब वो सुनता है, तब वो खोलता है, तब उसको 3 नंबर। और जो आई ओपन हम पेन स्टिमुलेट करते हैं, उसको पेन देते हैं, तब वो खोलता है, तब 2 नंबर देंगे। 1 में क्या होगा, नो आई ओपनिंग, अगर वो आई ओपनिंग ही ना करे तो 1 दे देंगे। 3 सेंटर, ऑर्बिटल रीजन, कैल्विकुलर और स्टीरियल, पेरिफेरल, नेल बाइट। अब वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे, 5 नंबर हम कब देंगे, जब फुली टोकेटिक होगा व्यक्ति, मतलब हमारे साथ बातें कर रहा है नॉर्मली, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो 5 नंबर दे देंगे। आई भी ओपन है तो 4 नंबर दे देंगे। अगर कोई मैं मतलब सो रही हूँ या फिर कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, तो 4 नंबर देंगे। 3 नंबर कब देंगे, जब मीनिंगलेस कन्वर्जन यानी कि क्लीन वॉइस नहीं है, थोड़ा तुतला, मतलब एकदम यूँ स्लाइडली बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, तो हम 3 नंबर देंगे उस व्यक्ति को। अनकम्पेरेसिव साउंड यानी कि मतलब उसके मुंह से साउंड ही नहीं निकल पा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। और 1 नंबर कब देंगे, जब वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वर्बल में क्या है, फुल बोल रहा है तो 5 नंबर, थोड़ा कंफ्यूज है तो 4 नंबर।
मीनिंगलेस बातें कर रहा है, खुद को भी नहीं पता है, क्लीन नहीं बोल रहा है तो 3 नंबर, और अनकम्प्रोनेस यानी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है तब 2 नंबर, थोड़ी सी आवाज़ निकल 2 नंबर, और बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो 1 नंबर। मोटा रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, 6 नंबर आप कम देंगे। जो वो अपने आप ओबल कमांड को फॉलो कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो ओके कमांड को फॉलो कर रहा है तब वो 6 नंबर। फ्लेक्स विथ पेन फुल स्टिमुलाई, मतलब हम स्टिमुलाई करते हैं, पेन देते हैं, तब वो फ्लेक्स कर रहा है अपनी हाथ पाँव को तो 5 नंबर देंगे। 4 नंबर हम कर देंगे, नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, विड्रॉल भी कर रहा है तब 4 नंबर देंगे। और डिकोटिसेंट यानी कि फ्लेक्स कर रहा है, डी कोटेक्स यानी कि 3 नंबर देंगे। डी सेरिब्रेट यानी कि एक्सटर्नर कर रहा है, डी सेलिब्रम तो मतलब 2 नंबर देंगे। एक यानी फेलिस्ट यानी कि एटोनिक, कुछ भी रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, वो जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है तब 1 नंबर दे देंगे। ठीक है। कोमा में क्या होता है, व्यक्ति 8 से कम हो तो कोमा, 7 से कम हो तब भी कोमा, 3, 4, 5, 6 कोमा। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरे यूज़ करते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स लेते हैं, इमेज लेते हैं, कैन यूज़ और नॉन कॉन्ट्रास्ट NSG यानी कि रिस्पॉन्सिबल असिस्ट क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू डाई asked to consist check the KFT kidney function टेन यूरिया और creatinine। MRI मतलब मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग, मैग्नेटिक फ्लैश डीप स्टडी ऑफ द ऑर्गन, रिमूव ऑल ज्वेलरी फ्रॉम द क्लाइंट। MRI में क्योंकि ज़रूरी है, फ्रॉम द क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ पेसमेकर प्रोसीजर या फिर क्लस्ट्रोफोबिया है व्यक्ति को, तो ये सब हम क्या लेंगे, हिस्ट्री। वापस आते हैं हम सीटी स्कैन में। पहले सीटी स्कैन में क्या होगा, पुशिंग ऑफ द फेस, पुशिंग यानी कि सीटी स्कैन में पहले फेस को रखा जाता है, फिर वार्मथ फीलिंग इन पेल्विक, वार्म फीलिंग लगती है उसको पेल्विक्स में। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, माउथ में मेटेलिक टेस्ट आता है व्यक्ति के। और फिर उसको चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, डिस्पनिया या पर्ट्यूडिज्म होता है तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुई है व्यक्ति को, ये सब आए तो क्या आया, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है व्यक्ति को सीटी स्कैन से। ठीक है। फिर MRI में क्या है, फीवर ऑफ द क्लस्ट्रोफोबिया, क्लोजिंग स्पेस से फीवर होता है तो क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इंसर्ट क्लाइड मूव डूइंग स्कैन, मतलब कि वो जब स्कैन हो रहा है तब व्यक्ति को मूव नहीं हो रहा है, अगर बच्चा है तो उसको माइल्ड सेडेटिव देके फिर एम आई की जाती है। अब जो सीटी स्कैन में है उसमें पोस्ट ऑपरेटिव क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, लैक्सेटिव क्योंकि हमने डाई दी है, लैक्सेटिव ओरल ड्राई ऑफ एग्जाम्पल लेक्सोटोल इन डायबिटिक पेशेंट बिफोर कंसेंट, सीटी स्कैन विथ होल्ड मेटफॉर्मिन 48 आवर बिफोर टेस्ट, IV इन एसिटाकोलाइलिन। EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है। ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है, देखो, स्टिमुलाई इरिटेड, एग्जाम्पल पेन, प्रिक करते हैं तब होता है। बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ होता है सोडियम, अंदर की तरफ अंदर की तरफ होता है सोडियम, बाहर की तरफ होता है पोटेशियम। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, अंदर चले जाते हैं सोडियम तब क्या हो जाता है डीपोलराइजेशन, और वापस बाहर निकल जाते हैं तब हो जाता है रीपोलराइजेशन। ठीक है। इट इज़ यूज टू डायग्नोस्टिक सीजर डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। ये EEG और भी ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं जिसको। अब है PET यानी कि स्कैन, पोजिशनल इमिशन टोमोग्राफी,
पोजिशन इम्यूनोटेमोग्राफी यानी कि ये टेस्ट विच इज़ यूज टू असिस्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन सेल एंड टिश्यू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ा सा क्या पढ़ा के थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न जैसे निकल रहा है, लेकिन मैं एकदम सही पढ़ा रही हूँ, गलत नहीं पढ़ाती हूँ, एकदम सही, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ी ये सब चीज़ें। याद होना थोड़ा मुश्किल होता है, पर याद हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है। PET का मतलब होता है PET स्कैन का मतलब होता है पोस्टीरियर इमिशन टेमोग्राफी। और ये जो नोट्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट्स बनाना, अपनी कॉपी में लिखना, याद करना, नोट सेट पक्का निकल जाएगा। नोट सेट क्या, जितने भी एग्ज़ाम है सारे निकल जाएंगे। ए टेस्ट विच इज़ यूज टू असिस्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड सेल टिश्यू। सेरिब्रल टेस्ट जो कि एटेक्सिया के लिए किया जाता है। रोबान टेस्ट, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, टैंडम वॉकिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये सब। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेस्ट विच इज़ यूज टू असिस्ट द सेरिब्रम डिसफंक्शन। अगर किसी व्यक्ति का सेरिबेलम डिसफंक्शन काम कर रहा है, यानी कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब ये रोबान टेस्ट करते हैं। ए क्लाइंट हु इज़ ए कंप्लेनिंग अबाउट एटेक्सिया यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, यानी कि उस वो नहीं चाह रहा है फिर भी मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोबान टेस्ट करते हैं। नीड टू बी एग्जामिनर बाय स्टैंडिंग, उसको खड़ा करते हैं। पोजीशन फेशियल और फेसिंग एग्जामिनर, पेशेंट को सीधा करके खड़ा करके एग्जामिनर होता है उसकी तरफ दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लाइंट आस्क टू क्लोज हिज योर आइज़, फिर पेशेंट को बोलते हैं या क्लाइंट को बोलते हैं अपनी आंखें क्लोज़ करो। फिर जैसे वो क्लोज़ करता है, आफ्टर क्लोजिंग आई इफ़ क्लाइंट फील इधर, वो क्या है, जैसे ही अपनी आंखें क्लोज़ करता है तो वो गिरने लग जाता है। फॉल इधर यानी कि फॉल होने लग जाता है। राइट और लेफ्ट प्रोटेक्ट बाय एग्जामिनर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है वो इधर उधर गिरने लग जाता है, तो एग्जामिनर पास में खड़ा रहता है दोनों हाथे से करके, तो उसको गिरने नहीं देता है। ठीक है। टेस्ट इज़ पॉजिटिव, सेरिबेलम इज़ डिसफंक्शन, अगर वो गिर जाता है तो इसका मतलब सेरिबेलम उसका काम नहीं कर रहा है और डिसफंक्शन है। फिर है टेंडन वर्किंग टेस्ट, ए टेस्ट इन विच क्लाइंट इज़ गिवन ए स्टैंडिंग, पेशेंट को स्टैंड किया जाता है और एक सीधी लाइन। ए टेस्ट इन विच क्लाइंट इज़ गिवन इन स्टैंडिंग लाइन लुकिंग अपवर्ड ए मूव फॉरवर्ड ऑन लाइन, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, एक सीधी लाइन बनाई जाती है, उस व्यक्ति को उस लाइन पे चलाया जाता है। अगर वो सीधा चल जाता है तो उसका जो सेरिब्रम है वो फेल गुड है, अगर नहीं चल पाता है तो सेरिब्रम में प्रॉब्लम है या डिसफंक्शन है वो। इफ़ कैनॉट इंडिकेट प्रजेंट इन सेरिब्रम डिसफंक्शन। ठीक है। फिर है कोल्ड कैलोरी टेस्ट, कोल्ड यानी कि 30 सेल्सियस से कम डिग्री वाला लेना है। अपोजिट वार्म का मतलब 44 डिग्री से ज़्यादा लेना है। टेम्परेचर वाला पानी लेना है हमको। कोल्ड में हम क्या करते हैं, नेक क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है। आईबॉल क्या करती है, आईपी होती है। नेस्टिमस होता है कॉन्ट्रैक्शन में। वार्म हो तो क्या होता है, नेक आईएम होती है। आईबॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है और निस्टमिक आईपी होता है। ठीक है। इट इज़ ए टेस्ट विच इज़ यूज टू असिस्ट इन एक्टिनेंस ऑफ ब्रेन की इनएक्टिनेंस के लिए किया जाता है। स्ट्रीम को चेक करने के लिए मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला को चेक करने के लिए किया जाता है। असिस्ट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम cranial nerve 7 for this test cold और hot water in कोल्ड में हम 30 डिग्री से कम लेंगे, हॉट में 44 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। यूज़ एंड विथ इन द हेल्प ऑफ द सीरिंग इज इन्फेक्टेड इनटू द ईयर कैनाल शुड बी पेटेंट। अगर कुछ रिस्पॉन्स करता है पेशेंट तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम से।
रिस्पॉन्स नॉर्मल आए। कोल्ड अपोजिट टाइप में उसकी आंखें चली जाती है। नेक वार्म सेम हो जाता है। नेक कंसिस्ट होने लग जाती है। इपिस्पेटन होने लग जाती है। आईबॉल क्या हो जाती है? स्पिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। स्टिफनेस होने लग जाती है। तब हम बोलते हैं नो रिस्पॉन्स, यानी कि जो ब्रेन स्टेम है वो डैमेज होने लग गया। अगर रिस्पॉन्स हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ब्रेन डैमेज। डीप टेंडर रिफ्लेक्स का मतलब होता है एंकल जैक की जैक बैकअप क्रिटिप रिफ्लेक्स व्रिस्ट रिफ्लेक्स। तो ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंकल की ब्रीसिफ और व्रिस्ट, इनमें क्या है? CS1 S2 3 L4 C5 C6 C8 C7 C8, ठीक है। फिर स्टैंडिंग यानी कि 4, अगर 4 प्लस एक्सोग्रेटेड प्लस 3 यानी कि हाइपरटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिस, और प्लस 2 का मतलब नॉर्मल, प्लस 1 का मतलब हाइपोटोनिक हाइपो रिफ्लेक्सिया, 0 यानी एटोनिक एरिफ्लेक्सिया फेशियल। मतलब अगर 0 आए तो कोई मतलब नहीं है, 1 आए तो थोड़ा कम है, और 2 आए तो नॉर्मल है, और उससे ज़्यादा आए तो व्यक्ति में ज़्यादा ही हाइपर एक्टिविटी है। ये है डीप टेंडर रिफ्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे अब नॉर्मलिटीज बाद में। थैंक यू सो मच।